बाजार में जहां इतनी वॉलेटिलिटी है, बाजार के एक दिग्गज आवाज और वो आवाज आपको बताएं कि इस वक्त मार्केट में क्या करना चाहिए। मार्केट के महारथी में हमारे साथ जुड़िए बाजार के एक जाने माने दिग्गज के साथ डीआर चोकसी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड के एमडी देवेन चोकसी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेन सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया सर। थैंक यू मानसी, गुड मॉर्निंग टू यू। सर, नए हफ्ते की शुरुआत हमने की, लेकिन बाजार में कमजोरी के साइंस जो है, टेक्सचर जो है, इस वक्त भी वॉलेटाइल नजर आ रहे हैं। ऐसे में व्यूअर्स के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि इस कमजोरी में बाजार में निवेश की शुरुआत कैसे की जाए, पोर्टफोलियो को बांधने की शुरुआत कैसे की जाए, क्योंकि इस ट्रिकी कॉम्प्लिकेटेड मार्केट में जहां हर दिन कमजोरी हम देखते हैं, एक तरह से कंफ्यूजन बिल्टअप होता है कि यहां से और कमजोरी आएगी तो बाजार में उतरे या नहीं। सर, रिजल्ट सीजन की शुरुआत हो चुकी है, एफआईएस के बिकवाली के आंकड़े, लेकिन उसके सामने डीआईएस जो है खरीदारी भी कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं मार्केट के सेंटिमेंट्स को आप? मानसी, जो हिसाब से आई थिंक इकोनॉमी के अंदर प्रोग्रेस हो रहा है, मैं ऐसा समझता हूँ कि एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण होना चाहिए इंडियन कॉर्पोरेट्स का कॉन्फिडेंट रहने के लिए। टीसीएस की कमेंट्री के अंदर भी सिग्निफिकेंटली लार्ज अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस हैज बीन शेयर्ड, क्योंकि उन्हें डेफिनेट लगता है कि डील वैल्यू जो बड़ी मिल रही है उनको, तो हर हर सेगमेंट में से मिल रही है। पहले ऐसा हुआ करता है आइदर बीएफएसआई में मिलती है या टेलीकॉम में मिलती है, बट यहाँ पे बीएफएसआई, टेलीकॉम, ई कॉमर्स, इस सब तरीके से देखे हेल्थ केयर, सर हर वर्टिकल में से उनको अच्छे डील मिल रहे हैं। तो ये एक इंडिकेशन दे रहा है कि ऑलरेडी द वर्स्ट इज बिहाइंड देम, इन द इकोनॉमी द बेटर टाइम्स आर अहेड, इतना कंफर्मेशन मिलता है। मार्केट की बात करें तो मार्केट के अंदर जो एफआई की तरफ से एक निरंतर सेलिंग जो हो रहा है, उसका एक बिल्कुल कारण ये भी है कि वहां पे सिग्निफिकेंटली लार्ज अमाउंट ऑफ लेवरेजेस बने थे अपने पोर्टफोलियो के लिए। जैसे आपको मालूम है कि एफआई की तरफ से वो जब भी 10 रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो उसके सामने 90 रुपया बोरो करके लेवरेज करके पोजीशन बनाते हैं। तो उन्होंने इंडिया मार्केट के अंदर भी या दूसरी इमर्जिंग मार्केट के अंदर भी अपनी पोजीशन वो हिसाब से बनाई थी। अभी ये समय ऐसा है कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक चीज ऐसी बनती है कि उनकी जो लेवरेज पोजीशन है, वो लेवरेज पोजीशन के अंदर भी थोड़ा बदलाव करना जरूरी बनता है। नहीं बदलाव तो परमानेंट बदलाव आएगा, बट एक बदलाव करना जरूरी बनता है। तो मे बी दैट एडजस्टमेंट इज राइट नाउ गोइंग ऑन इन द मार्केट फ्रॉम एफआई साइड। दूसरी तरह से आपको एक इंडिकेशन के माध्यम से बताया, तो अगर मेरा ऐसा मानना है कि रुपया जब भी 86.20 होता है या डॉलर इंडेक्स जब भी 111 का होता है, वो समय के अंदर ऐसी एक उम्मीद रखी जा रही है कि आई थिंक जो बॉटमिंग आउट ऑफ द करेंसी या स्ट्रेंथनिंग ऑफ डॉलर कंप्लीट हो जाएगा। एंड अलोंग विद दैट आई थिंक उनका जो एफआई का जो सेलिंग है वो भी वहां पे से कम हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। सो अगर ये जो थीसिस वैलिडेट होती है तो शायद आपको निफ्टी के लेवल 23,200 के नीचे करीबन 21,700 का जो एक लेवल है उसके बीच में मार्केट एक बार समझना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सो निफ्टी के लेवल भी मैंने शेयर किए। कारण क्या आ सकते हैं मार्केट को रिकवरी के लिए, वो भी मैंने करेंसी के माध्यम से दिखाया। फंडामेंटल्स के हिसाब से चिंता करना जरूरी नहीं बनता है मेरे हिसाब से। देवन भाई, पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। आप एक मिनट के लिए भूल जाइए कि आपके पास बहुत सारा पैसा और आप बहुत बड़े इंस्टीट्यूशंस के एक मालिक हैं। आप एक मिनट के लिए अपने आप को रिटेलर बना लीजिए देवन भाई। और मेरे को ये बताइए, अगर आप इस समय एक रिटेल की भूमिका में होते तो अभी आप इस समय क्या कर रहे होते, जब आपके कुछ एक ट्रेड फंसे भी है जो ऊपर के रेट पे आए हुए हैं और कुछ लिमिटेड फंड्स भी आपके पास है, तो आप अभी क्या कर रहे होते अगर आप रिटेल की भूमिका में हैं तो? डिम्पी, आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है और शायद मैं कोई मैजिशियन तो हूं नहीं कि मैं उसके अंदर कोई ज्यादा उसके अंदर बदलाव लाऊं, बट एक चीज पक्की है कि अगर मैंने गलत इन्वेस्टमेंट किया है तो पेनल्टी मुझे लंबी देनी पड़ेगी। गलत मीन्स आई थिंक जो मैंने मोमेंटम बेस्ड इन्वेस्टमेंट किया है, फंडामेंटल को निग्लेक्ट करके हाई वैल्यूएशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसके अंदर वेट लंबा आएगा। क्योंकि मैं पहले से बोल रहा हूँ, एक चीज के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ कि मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां के अंदर अगर आप 30 के पी के ऊपर कोई भी वैल्यूएशन देते हो, वो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन बनेगा इफ द ग्रोथ इज नॉट सपोर्टिंग। पिछले सालों के अंदर ग्रोथ सपोर्ट कर रहा था तो ये वैल्यूएशन जस्टिफाई हो रहा था। ये सालों के अंदर अभी ग्रोथ सपोर्ट नहीं करेगा क्योंकि ग्रोथ मॉडरेट हो चुका है, रैशनलाइज हो चुका है।
तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको जो हाई कॉस्ट इन्वेस्टमेंट आपने जो रखे हैं पोर्टफोलियो के अंदर एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर, उसके अंदर आपको शायद पेनल्टी देनी पड़ेगी इन फॉर्म ऑफ आई थिंक टाइम। आपको इतना जल्दी इसमें से एग्जिट नहीं मिलेगा अगर आपने बहुत ऊपर के भाव में लिया है। वो एक थोड़ा पेनफुल प्रोसेस रहेगा आपके लिए। बट उसके सामने आई थिंक जो फ्रंटलाइन स्टॉक के अंदर जो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो आज की तारीख में सस्ते दाम पे मिल रही है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि डाउनसाइड रिस्क इन द फ्रंटलाइन स्टॉक इज कंपैरेटिवली लिमिटेड। अगर मुझे इन्वेस्टर के माध्यम से रोल प्ले करना है तो मैं रोल ऐसे करूंगा कि जहां पे मुझे एक्सपेंसिव वैल्यूएशन दिखता है, जहां पे मुझे ग्रोथ नहीं मिलता है, उसमें से निकल जाऊंगा। और जहां पे मुझे वैल्यूएशन कंपैरेटिवली चीप मिल रही है और ग्रोथ अच्छा दिख रहा है, सस्टेनेबल दिख रहा है, तो उसके अंदर भी मेरा फंड शिफ्ट करके आई विल बाय पीस ऑफ माइंड। ठीक है देवेंद्र भाई, एक आखिरी सवाल आपसे। अभिषेक बोल रहा हूँ मैं दिल्ली स्टूडियो से। ये वैल्यूएशन वाले सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। क्या बाजार के वैल्यूएशन अभी इतने ठीक हो गए हैं, या फिर आपको लगता है कि नियर टर्म में और ठीक हो जाएंगे कि एफआईआईज को लुभा पाएंगे, या फिर उनके कंसर्न्स थोड़े से अलग हैं, दूसरी चीजें हैं? और दूसरी चीज, आपको अभी वैल्यूएशन वाइज क्या कौन से स्पेसेस आकर्षक लग रहे हैं और कहां से आप स्ट्रिक्टली दूर रहने की सलाह दे रहे हैं? अभिषेक, मैं आपके दोनों सवाल का जवाब देने का प्रयत्न कर रहा हूँ। एक तरफ आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो चुके हैं, मेरा ऐसा मानना है कि निफ्टी 50 के अंदर फ्रंटलाइन स्टॉक के अंदर वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो चुके हैं। जब भी निफ्टी 50 स्टॉक्स के वैल्यूएशन ऑन फॉरवर्ड बेसिस 20 के बिलो जाते हैं, 20 पी के बिलो जाते हैं, वहां पे से वो संभलने शुरू हो जाते हैं और बाइंग इमर्ज होती है। जब भी मार्केट पीक में था सितंबर के आसपास, तो करीबन 22 या 24 के बीच में निफ्टी 50 के वैल्यूएशन थे। वो वैल्यूएशन घट के आज की तारीख के अंदर बिलो 20 आ चुके हैं। तो टू अ ग्रेटर एक्सटेंट डाउनसाइड रिस्क इन द फ्रंटलाइन स्टॉक इज नाउ लिमिटेड, ऐसा मेरा मानना है। जहां तक इंडिविजुअल स्टॉक्स या सेक्टर को देखने का सवाल है, मैं ऐसा समझता हूँ कि जहाँ पे अर्निंग ग्रोथ सस्टेनेबल दिखता है, जैसे इंजीनियरिंग आईटी कंपनीज है, उनके अंदर हमें अर्निंग ग्रोथ सस्टेनेबल दिख रहा है बिकॉज ऑफ आई थिंक द टिपिकल नेचर ऑफ द बिजनेस इन विच दे आर ऑटोमेटिंग डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स। तो उनके लिए आई थिंक स्वाभाविक है कि अर्निंग ग्रोथ का सस्टेनेबल मिले। हाउसिंग फाइनेंस फॉर एग्जांपल, आई थिंक हमें लग रहा है कि यहाँ पे से आपको ग्रोथ अच्छा मिलेगा बिकॉज हाउसिंग एज एन एक्टिविटी will continue to show relatively good growth. So housing finance would be a good story to follow. Consumer finance, retail finance, जिसके अंदर हमें लग रहा है कि आई थिंक कंज्यूमर स्पेंडिंग इज ऑन राइज एंड वो कंटिन्यू रहेगा बिकॉज पर कैपिटा इनकम बढ़ते आ रही है, तो शायद उसके अंदर भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर भी सिलेक्टिव पॉकेट के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी भी अच्छी मिलनी शुरू हो चुकी है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको सिलेक्टिवली ये स्पेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की एक आपके एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है मार्केट के अंदर से। बिल्कुल देवेंद्र सर, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका इतने एक्यूरेटली बाजार पर अपना आउटलुक, अपना एनालिसिस हमें समझाने के लिए, और साथ ही इस वक्त इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसे बिल्ड करनी है ये भी हमें बताने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू यू सर। थैंक यू मानसी, थैंक यू सो मच।